जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो महंगाई कैसे जान लेती है, ये किसी गरीब से पूछो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है और ये क्यों वैश्विक समस्या नहीं बनती है, जबकि महंगाई तो सारी दुनिया पर परेशान है। और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है महंगाई बढ़ने के। कुछ मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो जब गैस के दाम बढ़ते हैं, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो उनका असर सीधे तौर पर गरीबों और किसानों पर पड़ता है। अशिक्षित होने के कारण गरीबों को बैंक से लोन लेना हो तो घूस देनी पड़ती है, कोई सरकारी काम करना हो तो घूस देनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी महंगाई को बढ़ावा देता है। महंगाई का एक कारण कालाबाजारी भी है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे सरकार का पक्ष क्या है। तो महंगाई हमारे देश में एक बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है और उसी रूप में ये सामने भी आई है। समय के साथ महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब दलदल में फंसता जा रहा है। कई बार पर्यावरण के कारण भी गरीबी आती है। अगर फसल के समय पर कोई आपदा आ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, तो उस परिवार का भरण पोषण भी रुक जाता है। बात ये नहीं है कि हमारे देश में भोजन नहीं है, बात कुछ यूं है कि कालाबाजारी के चलते भी अक्सर दामों में वृद्धि होती रहती है। देश के कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस विषय पर शोध भी किया है, कुछ ऐसे अहम बिंदुओं पर जांच की है कि जिनके कारण महंगाई का बढ़ना लगभग तय माना जाता है। अर्थशास्त्रियों की अगर माने तो कुछ विषयों पर जांच की है, जो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि दाम तय होते हैं, दाम बढ़ने का कारण क्या है, किस प्रकार से समय समय पर उनका आंकलन होना चाहिए। महंगाई बढ़ने के कारण नौकरी मिलने वाली रकम से पैसा चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले एक दशक से भारत की अगर बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी भी गरीब व्यक्ति को वो मूल सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जो उसे मिलनी चाहिए, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, महंगाई। हमारे देश में महंगाई के कई कारण हैं, जैसे कि सरकार का नियंत्रण न होना, कालाबाजारी, आपदाएं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो महंगाई की महामारी किस तरीके से पूरे देश पर हावी होती जा रही है, और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है, इसकी गिरफ्त में पूरी दुनिया है। और ये पूरी दुनिया पर होने के बावजूद भी आखिर क्यों ये एक वैश्विक समस्या नहीं बनती है, इसी पर आज हम एक बातचीत करेंगे। तो कई देश जो है वो महंगाई की चपेट में है और भुखमरी की कगार पर भी पहुंच गए हैं। अब अगर बात करें रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, तो एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण भी 57 देश ऐसे हैं जो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, जो महंगाई की गिरफ्त में है। अगर हम बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका में भी जो चीजें हैं वो काफी अच्छी देखने को नहीं मिल रही हैं। लगातार वहां पर भी लोग महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी सरकार पूरी नहीं करा पा रही है। सिर्फ ये बात भारत की नहीं कर रहे हैं, ये समूची दुनिया की बात कर रहे हैं। 57 देश ऐसे हैं जो महंगाई के कारण और भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। लोगों के पास में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इस कारण से भी महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सिर्फ इस कारण से भी महंगाई को एक तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि ये लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। कालाबाजारी के कारण भी महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। जब चीजों को रख लिया जाता है स्टॉक बनाकर, उसके बाद भी जब इसकी बाजार में कीमत जब ज्यादा हो जाती है उसके बाद उसे निकाला जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक महंगाई का जो है वो कारण बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो छोटा सा लोन भी लेने जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक रिश्वत के तौर पर एक रकम देनी पड़ेगी, उससे भी कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या कारण है इन सब चीजों के, किस तरीके से महंगाई जो है वो बढ़ रही है, एक एक बिंदु पर हम हमारे मेहमानों से कुछ ही देर बाद चर्चा करेंगे। तो आखिर महंगाई क्यों वैश्विक समस्या नहीं बनती है, इस पर भी हम बात करेंगे। महंगाई देश के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट जो है वो लगातार बनती हुई नजर आ रही है। देश में कई साधारण और जरूरी चीजें हैं जो कीमतें छू रही हैं। उसके बाद गरीब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण क्या है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जो है वो थोड़ी देर में जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, जो महंगाई आखिर क्यों एक वैश्विक समस्या नहीं बनती है उस पर हम बात करेंगे, जबकि महंगाई तो सारी दुनिया से परेशान है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है महंगाई बढ़ने के, कुछ
मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो जब गैस के दाम बढ़ते हैं, जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उसका सीधा असर गरीबों और सीधे तौर पर किसानों को पड़ता है। तो इसी पर आप चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जो है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी से कि महंगाई आज हमने मुद्दा उठाया है, क्योंकि जब भी हम किसी भी बात को लेकर मुद्दा उठाते हैं तो सबसे पहले आरोप ये लगते हैं कि सरकार जो है वो कुछ काम करती हुई नहीं नजर आ रही है, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी पर भी इस तरीके के जो आरोप है वो लगते हुए नजर आते हैं। शुभेंदु जी, हो सकता है मेरा सवाल थोड़ा सा लीक से हट करो, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है बीजेपी में देखने को मिलती हैं कि मंदिर मस्जिद का जो है वो मुद्दे से ध्यान को भटकाने के बाद इस तरीके की चीजें लेके आती है। तो आज विशेष तौर पर महंगाई ही मुद्दा हमने रखा हुआ है और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगते हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, विपक्ष के लोगों का आरोप लगाने का उनका अधिकार है और वो लगाते भी हैं। पर इसको यदि हम अर्थशास्त्र के जिंदल जी बैठे हुए, आकाश जिंदल जी, कई टीवी चैनल्स पर हम उनके साथ भी रहे हैं जी, हमको बड़ा समझना पड़ेगा कि क्या वैश्विक स्थिति है और हम कहाँ पे हैं जी। यदि कहीं तूफान आता है तो तूफान आने के बाद हम यदि उसमें रिकवर जल्दी होते हैं, यदि 2 साल का कोरोना पीरियड जब पूरे विश्व की इकोनॉमी खत्म हो गई, ऑलमोस्ट कई देश बिल्कुल जैसी श्रीलंका की स्थिति है उस तरीके के आ गए, उसमें भारत ने यदि 9.7 जीडीपी की बात कर रहे हैं, या भारत के अंदर सोने का जो भंडार का वो जो रिजर्व है वो 580 टन से बढ़ के 720 टन हो गया है, या फिर बहुत कुछ चीजें। हमको महंगाई को रिलेटिवली देखना पड़ेगा। सपोज आपके पास 1000 रुपए है और आपको 900 रुपए का कोई सामान खरीदना है तो आपको बहुत महंगा लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। पर यदि 900 रुपए का ही सामान लेना है और आपके पास 10,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है तो आपको लगेगा ये बड़ा सस्ता सामान है, इसको क्यों ना ले लिया जाए। हमको दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू आता है, यूक्रेन का और यदि रशिया का लड़ाई हो रही है तो भारत का कोई लेना देना नहीं है। परंतु हम क्या कर सकते हैं, हमने कभी भी, जैसा कि हमारे बहुत सारे विपक्ष के पार्टी के लोग हैं कि ये माफ कर दो, ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, यहाँ पे इतना एक्साइज और कम कर दो, उससे नहीं होगा। यदि महंगाई के ऊपर हमको कंट्रोल करना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, हमको जॉब बढ़ानी पड़ेगी, जॉब में नौकरियों में पैसा बढ़ाना पड़ेगा। और जब नौकरियों के पास पैसा बढ़ेगा, जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी चलेगी। मैं एज ए इकोनॉमी, एज ए अर्थशास्त्री, एज ए अर्थ के विषय को बताना चाहता हूं। और जहां तक विषयों की बात करते हैं जी, हमने बहुत सारी चीजें 2 साल हमारे देश के अंदर निकले कोविड में, हमने किसी को भूखा नहीं मरने दिया। हमने हर घर के अंदर जो गरीब था, जो कोविड में घर में बैठा था, उसको अनाज दिया। और ये आज से कुछ 6 महीने पहले की मेरे पास एक डाटा है जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमने अन्य लाभार्थियों को दिया। अब ये कहो कि वो क्यों दिया गया? भाई, हम पहले के जमाने में अंशुल जी, जब इस तरीके की वैश्विक आपदा आती थी तो उस समय पर लोग वैश्विक आपदा से कम और भूखे ज्यादा मर जाते थे। हमने कहा नहीं, हर घर में भोजन होना चाहिए, अभी काम नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा है वैसा लेके आओ। और एक साइड में उनको दिया, दूसरी साइड में वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज थी कि इस बड़े युद्ध में, कोविड के युद्ध में हम यदि बच पाएंगे तो एक ही तरीका था कि हमको कोविड के इंजेक्शन लगा के, वैक्सीनेशन लगा के देश को स्वस्थ भी करना था, वरना इकोनॉमी क्या चलेगी? सब लोग घर पे रहते, बीमार रहते और सब लोग हॉस्पिटल में जाते। तो उसको भी कंट्रोल किया हमने। इन दोनों चीजों के ऊपर हमारे विपक्ष के लोगों का विरोध बहुत ज्यादा रहा। पहले तो वो शुरुआती समय पे ये कहते रहे, राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, कि ये वैक्सीनेशन लगना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा देश के अंदर अभी ट्रस्टेड नहीं है। पर एक लाइन और बोलूंगा, कारण क्या था? वो चाहते थे कि विदेश से वैक्सीन ली जाए, हमने अपने देश में डेवलप किया, कम खर्चे में आया और हम पूरे देश को आज 190 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुके हैं। देश को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। शुभेंदु जी, समय हमारे पास में कम रहता है, सबको बोलने का मौका चाहिए, है ना? जी बोलिए। हाँ। अनुज अत्रे जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरा सवाल यही था, क्योंकि लगातार विपक्ष में कई बार हम लोग डिबेट में बैठे हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि महंगाई के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, बेरोजगार के जो है वो मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। तो आज महंगाई लेकर बैठे हुए हैं, आपका क्या कहना है?
देखिए, निश्चित तौर पे जो मुद्दे उठाने जाने चाहिए सबसे पहले वो ही उठाना चाहिए, और मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि आपने देश के सबसे एक गंभीर मुद्दे को आज इसको छुआ है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि जिससे देश का हर प्राणी, हर नागरिक जो है उससे त्रस्त है। और केवल कोई मत हैं तो वो शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मेरे मित्र हैं, उनकी पार्टी के लोग और उनके नेता और उनकी सरकार में बैठे हुए लोग वो मस्त हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जनता की हालात क्या हो रही है, क्यों देश में जो है पेट्रोल डीजल लगातार शतक बनाए हुआ है, और सेंचुरी बनाने के साथ साथ जो है खाने के जो तेल है डबल सेंचुरी बनाया हुआ है। आज ये बात करते हैं कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि 13 महीने से लगातार डबल सेंचुरी बनाए हुए खाने का तेल चल रहा है। क्या कारण है कि हमारी जो खुदरा महंगाई है वो लगातार जो है अपने 13 साल से सबसे ऊंचे स्तर पर चल रही है। क्या कारण है? क्योंकि ये ना तो कोविड था उस पीरियड में, ना उस पीरियड में कोई जंग थी, ना कोई लड़ाई थी। महंगाई दर लगातार 30 साल से ऊपर चल रही है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी नहीं स्वीकार करते हैं, कि इनकी गलत नीतियों की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है। आप जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जब पैसे बढ़ाएंगे, दाम बढ़ाएंगे, सरकार मुनाफाखोरी करेगी, तो उनका असर सब चीजों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के पैसे से हर चीज के दाम में इफेक्ट आता है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के और खाने पीने के सामान से लेकर के हर इंफ्रास्ट्रक्चर के सामान के ऊपर उसका महंगा हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इनका कहना था कि हमने भूखा नहीं मरने दिया है, कोविड जैसे समय पर भी हमने अनाज और जो चीजें हैं वो जो मुहैया करानी चाहिए थी, मूलभूत चीजें, वो कराई है। देखिए, देश में गनीमत ये है कि अभी जनता इनके राज में भूखी नहीं मरी है, नहीं तो हालात इन्होंने भी धीरे धीरे वही कर रखे हैं कि जिस तरह से श्रीलंका में हालात शुरुआत में बने थे वो भी एकदम से नहीं बने थे। और आज देखिए क्या हुआ है कि वहां श्रीलंका वाले ने भी जो है झोला उठाया और चल दिए ना वो। और यहाँ भी इसी तरह का कहा था कि हम तो झोले वाले हैं और झोला उठा के चल देंगे। तो जनता उस झोले वालों से डरे हुई है कि कब क्या हालात बिगड़ जाएं, कब इनसे हालात बेकाबू हो जाए और ये झोला उठा के चल देंगे। ठीक है, आप तक वापस आती हूँ। नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अत्रे जी वापस आती हूँ। हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, आकाश जिंदल जी, बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। मेरा सवाल ना तो किसी पार्टी से संबंधित है और ना ही अन्य चीजों से, मेरा सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है। आकाश जी, महंगाई की महामारी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। अब महंगाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही देखने को मिल रही है, श्रीलंका की बात करें वहां पर भी देखने को मिल रही है, और भी अगर देखें तो 57 देश जो है वो इसकी गिरफ्त में है और भुखमरी की कगार पर भी कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आते हैं। तो ये जो महंगाई है ये एक वैश्विक समस्या क्यों नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है लोगों को? देखिए, सबसे पहले एक एक करके मैं सभी आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। आज ये ग्लोबल प्रॉब्लम बनी हुई है और मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। आपने बात की श्रीलंका की, मैं बात करूंगा एडवांस्ड कंट्रीज की। फर्स्टली आई टॉक अबाउट जर्मनी डेटा। जर्मनी, जहां 1982 के बाद इन्फ्लेशन की बात ही नहीं होती थी, मैं तो ग्लोबल चैनल पे टीवी शो करता हूं, आज जर्मनी में 7.3% इन्फ्लेशन है। यूके जैसी इकोनॉमी, इंग्लैंड, वहां 10% इन्फ्लेशन की बात हो रही है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल, सबसे पावरफुल, सबसे कामयाब इकोनॉमी है, बिल्कुल, वो इन्फ्लेशन से परेशान है। तो इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई कैन गिव यू इन डेप्थ एनालिसिस दैट व्हाई रशिया यूक्रेन वॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। बहुत महंगाई जो है रशिया यूक्रेन वॉर, उसका मेन रीजन है। देखिए, सबसे पहले आ जाती है बात पेट्रोल और गैस की, यानी ऑयल एंड गैस की, जो रशिया से सप्लाई होता था यूरोप और कई और कंट्रीज को, वो वहां रुका। अब जो उसके बाद बात आ रही है वो यूक्रेन से जो सप्लाईज हो रही थी, वीट की सप्लाई थी, सनफ्लावर की सप्लाई थी, वो रुकी हुई है। उसको लेके काफी पॉलिटिक्स भी हो रही है। पाम ऑयल की अभी मेरे एक मित्र बात कर रहे थे, क्योंकि मैं फोनों पे हूं तो सबको देख नहीं पा रहा हूं। पाम ऑयल में जानकारी के लिए सबकी रख दूं, पाम ऑयल का इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। तो फिलहाल जो पिछले 1.5 महीने से महंगाई देख रहे हैं, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी होगी। लेकिन साथ ही साथ दूसरा एंगल भी ये आ जाता है कि देश का आम नागरिक, वो तो सरकार से ही रिलीफ चाहेगा। देखिए, चाहे प्रॉब्लम ग्लोबल है चाहे कुछ भी है, वो ये कहता है और वो सही भी है कि मैंने सरकार को वोट दिया है, अब कुछ भी है सोल्यूशन तो आप दो मुझे, और सरकारों को ही सोल्यूशन देना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहला सोल्यूशन ये है कि पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया जाए। अब उसको सस्ता करने का तरीका क्या है?
टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए। दो तरह के टैक्सेस हम कंट्री में चार्ज करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज करती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in लगातार नेशनल चैनल से मैं खुद आकाश जिंदल बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टैक्सेस कम कीजिए। वो टैक्सेस उस तरीके से कम नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से कम होने चाहिए। आकाश जी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत सारी चीजें हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार अगर टैक्सेस में कमी कर दे तो बहुत सही दामों पर जनता को मिल जाएंगे, तो आखिर ये क्यों नहीं कर रही है सरकार? बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ये चीजें जब मैं पूछता हूँ, बीजेपी के अपने मित्रों से पूछता हूँ जो मेरे साथ डिबेट में होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी देखिए, हम टैक्सेस कैसे कम करें। हमने नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन किया है, हमने गरीब भाई बहनों को अनाज किया है। बिल्कुल दिया आपने, इसके बारे में कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं सैल्यूट करता हूं कि जो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, गरीब भाई बहनों को अनाज दिया है, कोरोना के टाइम में बहुत अच्छा काम किया, इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए पेट्रोल और डीजल से हाई टैक्स क्यों? उसके लिए 50 और तरीके हैं। स्टेट गवर्नमेंट से पूछता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से तो सारी पार्टी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आप भी है। और सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि लास्ट ईयर सितंबर 2021 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। मुद्दा ये था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए कि नहीं। उस दिन जीएसटी में लाया जा सकता था। वोट्स किसके थे? तमाम पॉलिटिकल क्लास के। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, स्टेट्स के भी वोट थे। स्टेट्स में कांग्रेस उस समय पंजाब में भी थी, रीजनल पार्टीज भी थी। मैं शाम तक तमाम नेशनल चैनल से वेट करता रहा कि आज जीएसटी में आ जाएगा, बट जब आम आदमी को रिलीफ देने का मौका आया, पॉलिटिकल क्लास हमारे साथ आगे नहीं आई। अच्छा, अब किया क्या जा रहा है महंगाई को रिड्यूस करने के लिए? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं रेपो के थ्रू। एक बार तो बढ़ाए गए हैं 0.4%, दोबारा आगे भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अब वो भी कुछ हद तक इन्फ्लेशन को कूल डाउन करता है, बट साथ ही साथ वो ग्रोथ को भी जो है रोकता है। जब वो ग्रोथ रुकती है तो उससे होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेट रुकता है। तो आज की तारीख में मैं तो जो है दो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों से और तमाम पॉलिटिकल क्लास से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तरीका यही है, टैक्सेस आप रिड्यूस कीजिए। मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डेफिसिट को समझा दूं, सरकारी कमाई और सरकारी खर्चे के बीच में गैप। बट आम आदमी के डेफिसिट का क्या? आम आदमी की कमाई अगर कोरोना से पहले 50,000 थी और खर्चा 50,000 था, तो कोरोना कॉज रिसेशन की वजह से उसकी कमाई 40,000 है कि खर्चा जो है 25,000 हो गया। इसमें हमें बीजेपी को बिल्कुल दोष नहीं देना चाहिए, दोनों ग्लोबल फैक्टर्स है। कोरोना जो है ग्लोबल फैक्टर है, रशिया यूक्रेन वॉर ग्लोबल फैक्टर है। तो इसमें मैं बड़ा क्लियर हूं कि हम बीजेपी को लायबल ठहराना, रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत है। लेकिन दूसरा एंगल मेरा ये भी है कि वोटर या नागरिक किसके पास जाएगा? वो तो सरकार के पास ही जाएगा ना। बिल्कुल, चाहे ग्लोबल रीजन, चाहे रीजन कुछ भी है, लेकिन सोल्यूशन के लिए किसके पास जाएगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास, उन्हीं के पास सोल्यूशन के लिए जाएगा और उन्हें इसमें सोल्यूशन देना चाहिए। 10 सेकंड और लूंगा मैं, जस्ट लेट मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि सरकारें, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, let the deficit of state governments and central government increase, not an issue, but the preference should be given to the deficit of the common man. आम आदमी का डेफिसिट खत्म कीजिए। आपका डेफिसिट बढ़ता भी है, इकोनॉमिस्ट होते हुए जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ लेने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, बाद में जो है डेफिसिट जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बीजेपी हमारे साथ में बैठी हुई है, केंद्र में भी वही है, काफी स्टेट्स में भी बीजेपी है। शुभेंद्र जी, सुना होगा आपने किस तरीके की जो है अभी कन्वर्सेशन हमारे बीच में हुई है और तमाम जो सवाल हैं वो भी किए गए हैं, जवाब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी आकाश जिंदल जी ने जैसा कहा कि जो वर्तमान में महंगाई है उसका मेजर कारण वैश्विक है, और उस वैश्विक कारण को भी हम किस तरीके से भारत की जनता को रिड्यूस करके दे सके, इसका प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा जो मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि पहले एक एग्जाम्पल के लिए लीजिए, पहले वो एक दिन में 6 किलोमीटर रोड बनाते थे, तो उनका एक दिन का खर्चा कम था, साल भर का भी खर्चा कम हो जाएगा। हम एक दिन में 90 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। दोनों चीजों को, यदि हाईवेज बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी तो बेरोजगारी कम होगी और उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी खर्च करने की।
मैं दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलाना चाहता हूँ। शुभेंद्र जी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम भी तो एक लगातार बने हुए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में कमी हो जाएगा, तो उसके बाद भी चीजें जो है वो सस्ती मिलने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब की चीजें में तो और भी समय लगेगा, लेकिन जो सामान्य चीजें हैं उस पर भी तो बात होनी चाहिए। सपोज करो एक आलू का जो रेट है वो 20 रुपए किलो था पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ने से पहले। उस आलू के रेट में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका कॉस्ट 2 रुपए सपोज करिए, और 2 रुपए वाला जो कॉस्ट हो गया 2 रुपए 50 पैसे हो गया सपोज करिए, तो 20 रुपए 50 पैसे रेट होना चाहिए, पर 20 रुपए 50 पैसे नहीं हुआ। जो 20 के व्यापारी लोग थे उन्होंने वो पेट्रोल का नाम लेके प्राइस बढ़ा दिया 30 रुपए। यहां पे गलती है जो मैं आपको बता रहा हूं। आलू के में जो फ्यूल बढ़ने के कारण प्राइस का फर्क सपोज करिए 10% था, 10% भी बढ़ के 2 रुपए की जगह पे 2.5 रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया, तो 20 रुपए की चीज 21 रुपए होनी चाहिए थी, पर लोगों ने फ्यूल के बहाने पे बढ़ा के उसको 30 रुपए, कुछ 40 रुपए। अरे आप सोचिए नींबू 200 रुपए किलो कैसे हो सकता है? ऐसा क्या प्राइस बढ़ गया नींबू के कारण कि 200 रुपए बढ़ गया? ये सब जो केंद्र में सरकार है, जो स्टेट में सरकार है, उसको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। चलिए ठीक है, अत्रे जी आपका क्या कहना है? सवाल मेरा भी आपसे यही है कि अगर जो चीजें आने वाली हैं, बेरोजगारी खत्म होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, हम अपने भविष्य को संवार रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम अगर कहीं ना कहीं कम होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आपका क्या कहना है? सर, जो सौरभ भारद्वाज देखिए, मैं अभी वालों पर कल पीसी करके कि बीजेपी जो बुलडोजर चला रही है, पहले आपने बीजेपी नेताओं के घर देखे जिसमें हमारे कुछ निर्माण है बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, जो सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है, सरकार उसमें नाकामयाब है, उस पर लगाम लगाने। जो मुनाफाखोरी हो रही है उससे सरकार नाकामयाब है उस पर रोक लगाने की। यही तो सरकार का काम होता है कि आखिर कौन ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कि कौन ये लोग हैं कि किसान से सस्ते दाम पे नींबू लेकर के और 200 रुपए किलो नींबू बेच रहे हैं। तो ये देखने में सरकार लगातार नाकामयाब हो रही है, जिसकी वजह से देश में मुनाफाखोरी, सूदखोरी और प्रॉफिट खोरी बढ़ रही है। ये हमारे दो वाली सरकार लगातार पूंजीपतियों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए और गरीबों को और गरीब करने का जो काम कर रहे हैं, इसमें ये अभी शुभेंदु जी ने भी स्वीकार किया। मैं तो इनकी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि चलिए कम से कम कोई तो है भारतीय जनता पार्टी ने जिसको इस कमी को स्वीकार किया, और अगर यही सरकार को भी समझ में आ जाए तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगे। आज क्या कारण है कि महंगाई दर 30 साल सबसे ऊपर है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार जो है देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पे लगातार जो है कोई लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार। चुनाव जब आते हैं तो 50 दिन के लिए 1 रुपया नहीं बढ़ता है, 1 रुपया नहीं पेट्रोल डीजल के दामों कीमतों में बढ़ता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नतीजे आते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, तो लगातार देखिए किस तरह से इन्होंने 1 महीने में 10-10 रुपए बढ़ा दिए। तो इसमें ना चुनाव कहीं आड़े आता है, ना वॉर कहीं आड़े आती है। सरकार को अपनी सुविधा अनुसार रेट बढ़ाना रोकना ये इनके हाथ में है। तो यही ये चाहते हैं कि अगर ये चाहते तो देश में महंगाई कम कर सकते थे, लेकिन उस महंगाई से लाभ जो पूंजीपतियों को हो रहा है उसको पहुंचाने में, कराने में कहीं ना कहीं किसकी मिलीभगत है, ये चीज जनता के सामने आनी चाहिए। सरकार में ये बैठे हैं, 8 साल से सरकार में बैठे हैं, और बता दीजिए किस चीज के दाम कम हुए। ठीक है, लगातार सरकार की साख गिरती जा रही है, क्योंकि जो रुपए की कीमत जब जिस तरह से गिरती जा रही है, 78 रुपए $1 की कीमत होती जा रही है, उसी तरह से सरकार की कीमत की साख भी गिरती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि हम डॉलर को 30 रुपए पर $1 रुपए के हिसाब से लेके आ जाएंगे। बताइए कौन से दिन आप एक लेकर के आए? लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है, कोई एक वायदा जो किया हो। अत्रे जी, समय की थोड़ी सी कमी है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन समय की कमी है। आकाश जी, आपसे इस पूरे मुद्दे को लेकर एक निष्कर्ष जानना चाहेंगे। समय की कमी है, 2 मिनट में खत्म कीजिएगा। कि आज की तारीख में देश का आम आदमी परेशान है। बढ़ती महंगाई ना सिर्फ उसको दिक्कत दे रही है, बल्कि इकोनॉमी को जो है, इकोनॉमी की ग्रोथ को धीरे कर रही है। क्योंकि जब आम आदमी के पास एसेंशियल में सारा पैसा खर्च हो रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, तो वो लग्जरीज और कंफर्ट्स पे नहीं जा रहा और इकोनॉमी नहीं चल रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। सॉल्यूशन किसके पास है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर सॉल्यूशन निकालना होगा। जैसे मैंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या तो टैक्सेस रिड्यूस करें या जीएसटी में लाएं। अभी दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी मैं इज्जत करता हूं, दोनों यहाँ बैठी हुई थी। अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, आप सब लोग आम आदमी की बात करते हो, तो क्या आपने जीएसटी की फेवर में वोट डाला था? चलिए, बात सिर्फ ये है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास से मेरी रिक्वेस्ट है, एंड में विद फोल्डेड हैंड, कि प्लीज रिड्यूस टैक्सेस, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, इट्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्लीज रिड्यूस टैक्सेस।
बिल्कुल आकाश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। और अनुज जी और शुभेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो बढ़ती हुई महंगाई एक बड़ी महामारी बन चुकी है और उस महामारी को किस तरीके से कम करना है, इस पर हमने बात की। अब ये महंगाई वैश्विक समस्या क्यों नहीं बनती जा रही है, इस पर भी हमने बात करी। दुनिया पूरी परेशान है, लेकिन महंगाई रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर फिलहाल कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता है। पार्टियों की बात करें तो बीजेपी अपनी बात करती है और कांग्रेस अपनी बात करती है, लेकिन आम जनता की बात करता हुआ कोई फिलहाल दिखाई नहीं देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।